आइए बच्चों, तो देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। हमारा करंट अफेयर जो है ना, ये रहता है प्रत्येक वेडनेसडे को 4 बजे वीडियो लगभग अपलोड हो जाता है और संडे को। तो पहले मैं 40 क्वेश्चन लेकर आ रहा था, तो वो पीछे से था जनवरी से अप्रैल तक, लेकिन अब इधर वो पूरा हो गया है। ठीक है ना। तो अब सप्ताह में 2 दिन तो अभी भी रहेगा, लेकिन 2 से 3 दिन का जो कलेक्शन है, हमको नहीं लगता है कि 40 क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसीलिए 20 क्वेश्चन का ही हमारा करंट अफेयर रहेगा। बाकी उधर का जो भी सीरीज था 40 क्वेश्चन का था, लेकिन इधर 20 या 25 क्वेश्चन का रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 54वां, 67वां, 36वां, 49वां। तो ये आपका 49वां है। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन देखिए कि क्या है। विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामलों में 104 देशों के बीच चैंडलर गुड गवर्नेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां स्थान दिया गया है। भारत का सूचकांक का स्कोर 0.516 था। इस इंडेक्स में कुल 0.848 अंक लेकर फिनलैंड पहले स्थान पर है और इसके बाद क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क के नाम टॉप 5 देशों में शामिल है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार कितना है? 80 किलो, 70 किलो, 30 किलो, 50 किलो। तो ये भार जो है सी ऑप्शन 30 किलो है। तो डिस्क्रिप्शन देखिए। चीन ने 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। शिनजिन स्थित ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया यह 30 किलो का रोबोट भविष्य की तकनीकों का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो क्षुद्र ग्रहों पर खनन करने में सक्षम होगी। चीन का NEO-01 मलबे को इकट्ठा करने के लिए एक जाल नेट का उपयोग करेगा और फिर इसे पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम के माध्यम से चला देगा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। T20 विश्व कप 2021 किस देश में होगा? तो जिस वक्त आया था उस वक्त के लिए तो भारत था, तो भारत में आगे भी होगा ही, अभी तो लॉकडाउन है ना। T20 विश्व कप 2021 किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा, ऑप्शन डी। T20 विश्व कप अक्टूबर में भारत में ही होगा। इसे 9 की शहरों की बजाय 9 शहर में पहले निर्धारित किया गया था, 5 शहर में करवाया जाएगा। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? नेपाल, चीन, जापान, रूस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? तो ऑप्शन सी रूस ठीक होगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया। इस वैक्सीन का नाम कार्निवैक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मनुष्य और जानवरों के बीच वायरस के संचरण की संभावना की पुष्टि की है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में ब्रिटेन और हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेड दुगना करने पर सहमत हुए हैं? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी सही है, 9 वर्ष। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाल ही में वर्चुअल समिट में आने वाले 9 वर्ष में ट्रेड दुगना करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप को मंजूरी दी है, जिसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत होगी। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शोधकर्ताओं को हाल ही में किस राज्य में सोरोपोडस डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मेघालय। उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी है, मेघालय इसका आंसर। ठीक है ना। तो आइए डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। शोधकर्ताओं को हाल ही में मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल झीलों के पास सोरोपोडस डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली है। इस डायनासोर की पहचान लंबी गर्दन वाले डायनासोर की जीवाश्म की हड्डियों की टुकड़ी से की गई है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए नामित किया गया है? पीवी सिंधु, परुपल्ली कश्यप, श्रीकांत किदम्बी, अश्विनी पोनप्पा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। पीवी सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए नामित किया गया है। इस अभियान के लिए कनाडा की मिशेल ली को भी IOC ने चुना है। अभियान का उद्देश्य प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकना है। पीवी सिंधु और मिशेल ली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए अप्रैल 2020 से IM बैडमिंटन अभियान के लिए भी प्रचार कर रही हैं। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में खबरों में रहे सिकाडा है कीट, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में खबरों में रहे सिकाडा जो है एक कीट है, ऑप्शन ए होगा। आइए इसका भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। सिकाडा विश्व के सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले कीट हैं। वे पंखयुक्त लाल आंखों वाले कीट होते हैं जो भूमि के नीचे जड़ों से भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं। वे प्रत्येक 12 से 17 वर्ष के बाद एक बार भूमि के अंदर से बाहर आते हैं। खबरों में क्यों है? अब तक यह अपेक्षित रहा है कि 2004 के बाद से पहली बार ब्रॉड एक्स सिकाडा नामक सिकाडा कीटों का जमावड़ा मध्य अटलांटिक में होने वाला है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो संकेत की खोज की है? हेलियोस-V, सोलर ऑर्बिटर, इनसाइट लैंडर, पार्कर सोलर प्रोब। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो संकेत की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में उड़ान भरी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा है, जो 30 वर्षों में इस ग्रह के वायुमंडल की पहली प्रत्यक्ष माप है। पार्कर सोलर प्रोब के निष्कर्षों के अनुसार शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में शुक्र ग्रह की भी विद्युत आवेशित परत पृथ्वी जैसी है। प्रोब द्वारा इस परत में आवेशित कणों के एक समुद्र से रेडियो संकेत पाया गया है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रथम जहाज का नाम क्या है? मैफ्लावर 800, मैफ्लावर 400, मैफ्लावर 500, मैफ्लावर 200। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रथम जहाज का नाम मैफ्लावर 400 है। यह एक स्मार्ट नौका है जो बिना कैप्टन के जल यात्रा कर सकती है। यह जहाज समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा तथा जल में प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा। यह जल यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी भूमिगत जल के 80% से अधिक दुनिया अज्ञात है। यह 15 मीटर लंबा है और इसका वजन 9 टन है। अब तक जहाज 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने में सक्षम रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PK सैकिया, लोकेश्वर श्रीपंत, इन मल्होत्रा, प्रफुल्ल चंद पंत। तो शायद ये डी होना चाहिए, ठीक है। आइए डी ही है। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रफुल्ल चंद पंत को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और उन्हें 22 अप्रैल 2019 को NHRC का सदस्य नियुक्त किया गया है। NHRC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। NHRC एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मानवाधिकार अधिनियम 1993 द्वारा NHRC अपनी वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त की। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। R21 मैट्रिक्स-एम टीका जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में किस रोग से संबंधित है? कोविड-19, मलेरिया, खसरा, इबोला। तो ये मलेरिया से होना चाहिए, ऑप्शन बी। R21 मैट्रिक्स-एम टीका हाल ही में खबरों में रहा जो मलेरिया से संबंधित है। यह टीका RTS-S का एक संशोधित और उन्नत संस्करण है। RTS-S वैक्सीन 3 दशकों से अधिक समय से विकास में है। RTS-S टीकों को वाल्टर रीड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा पाथ मलेरिया वैक्सीन पहल के साथ एक साझेदारी में विकसित किया गया है। यह टीका प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया परजीवी को प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जीवन चक्र के यकृत चरण प्रोटीन में प्रवेश करने से रोकता है।
आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस संगठन ने भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 जारी की है? बेहतर पोषण के लिए वैश्विक गठबंधन, ऑप्शन बी खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क, सी अंतर्राष्ट्रीय पोषण फाउंडेशन, डी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी ही होना चाहिए। देखते हैं, चलिए, ओ सॉरी, सी बी है, ठीक है, बी है। खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क ने भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 जारी की है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 को खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 2020 में 155 मिलियन लोगों द्वारा अनुभव की गई तीव्र खाद्य असुरक्षा को रेखांकित करती है। अधिकांश व्यक्ति यमन, दक्षिण सूडान और बुर्किना फासो के हैं। 2020 में 40 मिलियन लोगों को भुखमरी की ओर ढकेलने के मुख्य कारण कठिन मौसम से उत्पन्न आर्थिक संकट और कोविड-19 से संबंधित आर्थिक झटके थे। खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। नए ऋणों को देने के लिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द SLTRO का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला है स्टैट्यूटरी लॉन्ग टर्म रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, सोशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा सी नंबर, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या है। SLTRO का पूर्ण रूप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। इस योजना के तहत आरबीआई को रेपो दर पर 1 से 3 साल के फंड को उधार लेने की अनुमति देता है और संपार्श्विक के रूप में उच्च या समान अवधि वाले सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियां प्रदान करता है। आरबीआई में सस्ते पूंजी बैंकों को अधिक उधार देने और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु और सूक्ष्म उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया गया है, जो महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक छोटे वित्तीय बैंकों के लिए रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपये तक की 3 साल की विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालनों को क्रियान्वित करेगा। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 जो हाल ही में खबरों में रही, किससे संबंधित है? आधार का अनुप्रयोग, मुश्किल स्थितियों में लॉकडाउन लगाना, कंपनियों को स्टॉक को सूचीबद्ध करने की अनुमति देना, बीपीएल लोगों के लिए योजना की अधिसूचना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, आधार का अनुप्रयोग से संबंधित है ये धारा 142, है ना। आइए देखते हैं इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 से कर्मचारी या असंगठित कामगार या किसी भी अन्य व्यक्ति को सेवाएं और लाभ प्रदान करने के लिए आधार के अनुप्रयोग से जुड़ी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में कहा गया है कि जारी की गई आधार संख्या आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के तहत होगी। खबरों में क्यों है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया है, जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के आधार विवरणों के संग्रह को अधिकृत करता है। आइए देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य किस प्रकार का अभयारण्य है? हाथी अभयारण्य, पशु अभयारण्य, समुद्री अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। तो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो जो है ऑप्शन सी होगा, समुद्री अभयारण्य। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य एक समुद्री अभयारण्य है। यह मालवण अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य TCFS महाराष्ट्र के आसपास 48.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। पर्यावरण संवेदी क्षेत्र का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक बफर के रूप में कार्य करना है और अभयारण्य के समीप विकास के दबाव को कम करने में मदद करना है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस संगठन ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन जारी किया है? रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क, ग्रीन क्लाइमेट फंड, द क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस संगठन ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन जारी किया? तो ये आपका डी है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। वैश्विक मीथेन मूल्यांकन को क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी में जारी किया गया है। CCAC और
गैर राष्ट्र भागीदारों और सरकारी एजेंसियों का विश्वव्यापी गठजोड़ है। ये रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि 2020-30 की अवधि के दौरान मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न मीथेन को 45% तक कम किया जा सकता है। इस कमी के परिणाम स्वरूप 2045 तक वैश्विक तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बचा जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक हरितगृह गैस उत्सर्जन में मीथेन का एक 5वां हिस्सा है। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में खबरों में रहा कौन सा रोग संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है? ल्यूपस, ब्लैक फंगस, मधुमेह, रूमेटाइड अर्थराइटिस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। अभी गुजरात और मुंबई में थोड़ा सा फैला हुआ है, तो ये होगा ब्लैक फंगस। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है तथा यह ऐसे लोगों को प्रभावित करता है जो मधुमेह से पीड़ित हैं या जिनके रक्त में शर्करा का उच्च स्तर है। यह दुर्लभ संक्रमण आमतौर पर पौधे, फल और सब्जियों, खाद और मिट्टी में पाए जाने वाले म्यूकस मोल्ड फफूंद के संपर्क का परिणाम है। यह स्वस्थ लोगों की नाक और बलगम में भी पाया जाता है और मस्तिष्क और फेफड़ों को प्रभावित करता है तथा इसकी मृत्यु दर 50% है। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन, तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन और इन्वेंशन का वित्त नहीं करेगा? AIIB, NDB, ADB, IMF। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। तो कोयला खनन और तेल प्राकृतिक गैस उत्पादन का जो इन्वेंशन है का वित्त नहीं करेगा, तो ये है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक अब कोयला खनन या तेल प्राकृतिक गैस उत्पादन और इन्वेंशन का वित्त पोषण नहीं करेगा। इसने ऐसी शर्त भी रखी है कि जिनके तहत जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करना जारी रहेगा। 1960 के दशक की शुरुआत में स्थापित और मनीला में मुख्यालय वाले ADB ने 2009 और 2019 के बीच पूरे क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र में $42.5 मिलियन का निवेश किया है। ADB के बारे में और भी जानते हैं। मुख्यालय है मांडलिउआंग, फिलीपींस। राष्ट्रपति वहाँ के हैं मात्सुगु अस्कावा। स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में ADB का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। उड़ीसा के किस जिले के गहीरमाथा समुद्र तट पर लुप्त प्राय प्रजाति ऑलिव रिडले के 1.48 करोड़ बच्चे कछुए निकले हैं? कटक, केंद्रपाड़ा, वारगढ़, खोरधा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। तो ऑप्शन बी है केंद्रपाड़ा। ठीक है, आइए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सही उत्तर तो केंद्रपाड़ा है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के गहीरमाथा समुद्र तट पर लुप्तप्राय प्रजाति ऑलिव रिडले के 1.48 करोड़ बच्चे कछुए निकले हैं। गहीरमाथा समुद्र तट को व्यापक रूप से इन लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा नेस्टिंग स्थल माना जाता है। 2021 में 3.49 लाख मादा कछुए मास नेस्टिंग के लिए आए थे, जिसे अरबिडा कहा जाता है। अब उड़ीसा में ये पाया गया है, तो उड़ीसा से रिलेटेड जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और जिलों की संख्या 30 है। तो आज का हमारा करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हुआ है। अब करंट अफेयर में मिलते हैं अगले संडे को, ठीक है ना, 4 बजे।